आरबीसी 12th बायोलॉजी के पिछले वीडियो में हमने यूनिट सेकंड पादप कार्य की फर्स्ट का अध्ययन किया था, जिसमें कुल हमने 5 अध्याय पढ़े थे। जिसमें 5वां अध्याय था पादप जल संबंध। अध्याय 6 में पढ़ा हमने पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। अध्याय 7 वाष्पोत्सर्जन व बिंदु स्त्राव। अध्याय 8 में पढ़ा पादपों में खनिज पोषण और अध्याय 9 में पढ़ा अपन ने एंजाइम्स। तो ये पांचों पार्ट अर्थात यूनिट सेकंड जो है उसका अंक पार 9 था। मतलब बोर्ड में इसमें से 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं यूनिट थर्ड पादप कार्य की सेकंड। ये पादप कार्य की फर्स्ट में हमने देखा था। अब सेकंड में हम कुल 4 पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें अध्याय 10 प्रकाश संश्लेषण, अध्याय 11 श्वसन, अध्याय 12 में नाइट्रोजन उपापचय तथा नाइट्रोजन चक्र और अध्याय 13 में पादप वृद्धि। इन चारों पाठों की अर्थात यूनिट थर्ड का अंक भार है 5, यानी बोर्ड में इसमें से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 10 प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहले इसके मुख्य टॉपिक देखें तो पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर इसका इतिहास, फिर प्रकाश संश्लेषण का स्थल मतलब प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, फिर प्रकाश संश्लेषणी वर्णक, प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाले वर्णक, फिर प्रकाश की प्रकृति, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। इसमें हम पढ़ेंगे फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, जिसमें 2 चीजें पढ़ेंगे, एक तो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और दूसरा अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। फिर पढ़ेंगे C3 चक्र, फिर C4 चक्र और फिर कैम चक्र क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र। फिर प्रकाश शोषण पढ़ेंगे और अंत में पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। तो जो हरे पादप होते हैं, इन हरे पादपों द्वारा प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में CO2 और H2O द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब अपने भोजन का निर्माण किया जाता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश और पर्णहरित की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ में पादप इसमें CO2 और H2O का उपयोग करते हैं और कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। अगर हम प्रकाश संश्लेषण को एक समीकरण द्वारा दर्शाना चाहें तो इसमें CO2 के अगर 6 अणु और जल के 12 अणु का उपयोग करें, जिसमें प्रकाश और पर्णहरित की आवश्यकता होगी, तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज का एक अणु बनेगा। यानी क्या बन गया, ये कार्बनिक पदार्थ बन गया, कौन, ग्लूकोज। और इसके साथ क्या चाहिए, CO2 और H2O। अच्छा, ग्लूकोज के अतिरिक्त इसमें जल के 6 अणु भी बनते हैं और ध्यान रखिए इसमें ऑक्सीजन नामक गैस भी मुक्त होती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण को एक सामान्य समीकरण द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण का इतिहास। तो देखिए, अगर इस समीकरण में अपन ने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 और H2O चाहिए, तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे सेनेक्सिस और डी सर ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में जल की आवश्यकता होती है। अपन ने पढ़ा था इस क्रिया में कार्बनिक पदार्थ बनता है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले इंजन हॉज ने बताया था और साथ में अपन ने पढ़ा था इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसके बारे में सबसे पहले पिस्टले ने बताया था। तो एक तरह से, और साथ में अपन ने पढ़ा था इसमें क्लोरोफिल यानी पर्णहरित की उपस्थिति जरूरी है, ये बताया था ड्यूटोच ने। और अपन ने पढ़ा था इस क्रिया में प्रकाश भी चाहिए, ये बताया था इंजन हॉज ने। अब अगर अपने टेबल के द्वारा इसका अध्ययन करना चाहें तो सबसे पहले रखा स्टीफन हेर्स। इन्होंने ये बताया थी पादप जो अपना भोजन बनाते हैं तो इस दौरान वायु और प्रकाश की उपस्थिति बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना स्टीफन हेर्स को पादप कार्यकी का जनक भी कहा जाता है। फिर देखिए जोसेफ प्रिस्टले, इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण में ये O2 गैस का निष्कासन करते हैं। इसके बाद देखिए जैन इंजन हॉज,
इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण है, इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण भी होता है। फिर जीन सेनेस्बियर और डी सेसर, इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 की उपयोगिता की आवश्यकता होती है। फिर देखिए J.R. मेयर, इन्होंने बताया कि पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। फिर आगे आइए F.H. ब्लैकमैन, इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में एक तो प्रकाश रासायनिक और दूसरी जैव रासायनिक क्रियाएं होती है। प्रकाश रासायनिक और जैव रासायनिक। अच्छा, प्रकाश रासायनिक है, इस क्रिया को आज हम प्रकाशीय अभिक्रिया भी कहते हैं, और जो जैव रासायनिक है इसको आज हम अप्रकाशीय अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय और अप्रकाशीय दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। साथ ही साथ इन्होंने सीमाकारी कारकों का नियम भी प्रतिपादित किया। फिर आइए C.B. वॉन नील, इन्होंने बैक्टीरियल प्रकाश संश्लेषण, जीवाणु में होने वाले प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया और बताया कि जैसे जीवाणु में होता है वैसे के वैसे उच्च वर्गीय पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन गैस है ये जल के अणु से निकलती है, ना कि CO2 से। ये ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन गैस निकलती है वो जल से निकलती है, CO2 से नहीं। ये सबसे पहले बताया था वॉन नील ने। फिर देखिए रॉबर्ट हिल, इन्होंने हिल अभिक्रिया द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निष्कासन जल से ही होता है, CO2 से नहीं होता है। ये सिद्ध किया किसने? हिल ने। क्या कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से निकलती है, लेकिन बताया सबसे पहले किसने? वॉन नील ने। अब आइए रूबेन तथा कोमेन, इन्होंने रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया। कौन सा? O18। मतलब जो जल था उस जल में जो ऑक्सीजन थी वो O18 समस्थानिक द्वारा बनाई गई और इन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन निकली प्रकाश संश्लेषण में वो भी O18 ही थी। तो इससे सिद्ध हो गया कि जल के टूटने से ही O2 का निष्कासन प्रकाश संश्लेषण में होता है। फिर केल्विन तथा बेसन, इन्होंने C3 चक्र की खोज की थी। फिर नेक्स्ट आइए डेनियल और नैन, इन्होंने जो प्रकाशीय फॉस्फोरीकरण है इसकी खोज की थी, प्रकाशीय फॉस्फोरीकरण। और साथ साथ में बताया कि प्रकाश संश्लेषण में दो वर्णक तंत्र होते हैं, इनका क्या महत्व होता है। फिर इसके बाद में आते हैं हैच तथा स्लैक, इन्होंने C4 चक्र की खोज की। और लास्ट में है P. मिटचेल, इन्होंने फॉस्फोरीकरण के लिए रसायन परासरणी सिद्धांत की प्रतिपादन किया। किसको समझाने के लिए? फॉस्फोरीकरण के लिए। तो ये था प्रकाश संश्लेषण का इतिहास। धन्यवाद।